हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है कि आर्थिक आधार पर क्यों नहीं दिया जा सकता है आरक्षण। देखिए, जो ईडब्ल्यूएस है उसको, यानी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसको जो आरक्षण दिया गया था उसके लिए याचिका दी गई है कि, यानी कि चुनौती दी गई है कि उन्हें संविधान के तहत आर्थिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है अगली जाति को। उस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि आर्थिक आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता है और संविधान में ऐसा प्रावधान है जिसके तहत हम आर्थिक आरक्षण दे सकते हैं। अब आर्थिक आरक्षण के लिए जो नियम बनाए गए थे उसके तहत जिस भी परिवार की आय 8 लाख से कम होगी, जिनकी कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम होगी, आवासीय घर 1000 वर्ग मीटर से कम होगा, अधिसूचित नगर पालिका में जिनका मकान 100 गज से कम होगा, या फिर गैर अधिसूचित नगर पालिका में जिनका मकान 200 गज से कम होगा, उनको आर्थिक आरक्षण दिया जाएगा। अभी तक आरक्षण का कुल 49.9% प्रावधान है और इसमें अनुसूचित जाति का 15%, अनुसूचित जनजाति का 7.5%, ओबीसी का 27% आरक्षण निर्धारित है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 2018 के अनुच्छेद 15 और 16 और के तहत और 124वें संविधान संशोधन के तहत ये आरक्षण दिया गया है, जो 2 जुलाई 2019 से लागू है। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दलील दे दी है कि उच्च शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% कोटे के विरोध में दलीलें दे रहे याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सवाल किया कि आरक्षण का आधार आर्थिक क्यों नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, संविधान एक गतिशील दस्तावेज है। हमने गरीबी की पीढ़ियां देखी हैं, हमने बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे देखे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि वो मुख्य धारा में भी नहीं आ सकते हैं। तो इन्हीं सबको मुख्य धारा में लाने के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उसको आरक्षण दिया गया था 10% का। नेक्स्ट न्यूज है, संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भी दिखी भारत की कूटनीतिक तटस्थता। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की शीर्ष स्तरीय सालाना बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान गुरुवार को रात तकरीबन 9 बजे उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद के हवाई अड्डे पर उतरा। 8 पूर्णकालिक सदस्य और 4 प्रेक्षक देशों वाले इस संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले प्रधानमंत्री सबसे अंतिम शीर्ष नेता थे। देरी से पहुंचने की वजह से ना तो वह आधिकारिक रात्रि भोज में हिस्सा ले पाए और ना ही दिन में दूसरे देशों के नेताओं के साथ विशेष तौर पर आयोजित नाव की सवारी कर पाए। मोदी वहां सिर्फ 24 घंटे रुकेंगे और मुख्य समारोह में के कुछ ही घंटे बाद शुक्रवार की रात वह स्वदेश रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह कार्यक्रम भारत की कूटनीतिक तटस्थता की नीति को उजागर करता है। एससीओ की इस बैठक को जिस तरह से रूस और चीन की तरफ से अमेरिका व पश्चिमी देशों के खिलाफ एक मंच के तौर पर प्रचारित किया गया है, उससे भारत उसके साथ नहीं दिखना चाहता है। गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात के बाद भी यह संकेत दिया गया है भारत एससीओ का हिस्सा अपनी शर्तों पर बना रहना चाहता है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज है कि केंद्र में मेन फ्रंट की सरकार बनी तो पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। यह स्टेटमेंट दिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के अपने पुराने मुद्दे के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। कहा है कि बिहार के लिए वह विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं और मांगते रहेंगे। भाजपा से अलग होकर राजद के साथ महागठबंधन की सरकार बनाने वाले नीतीश ने बिहार समेत अन्य पिछड़े राज्यों के लिए भी विशेष दर्जे की जरूरत बताई और कहा कि बिहार क्या सभी पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। बिहार के साथ वादा भी किया था केंद्र ने कि अगर मेन फ्रंट की सरकार बनी तो निश्चित रूप से सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा इसमें दिया जाएगा।
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग कुछ काम नहीं कर रहे वह यह प्रचारित कर रहे हैं कि कितना अधिक काम कर रहे हैं। घर घर नल का जल योजना हमने पहले ही शुरू कर दी थी, बाद में केंद्र ने इसे शुरू किया। हमारी योजना को लेकर कह रहे थे कि हम पैसा दे देते हैं, पर हमने मना कर दिया। भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक माह के अंदर लोग क्या क्या बोल रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को सचेत किया कि कुछ लोग जानबूझकर विवाद कराने के चक्कर में हैं। पूरी तरह से सावधान रहें इन सब बातों से। नेक्स्ट न्यूज, चीतों को लेकर नामीबिया से भारत तक उत्साह, अब और इंतजार नहीं। भारतीय जमीन पर चीतों के पहुंचने की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दोनों देशों यानी कि नामीबिया और भारत में इस ऐतिहासिक शिफ्टिंग को लेकर उत्साह भी बढ़ता दिख रहा है। नामीबिया में भारत आने वाले इन चीतों को सद्भावना दूत नाम दिया गया है। साथ ही इस शिफ्टिंग का लाइव प्रसारण करने की तैयारी है। भारत में चीतों के आने को लेकर उत्साह चरम पर है। खुद केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नामीबिया में भारत के राजदूत के एक ट्वीट के जवाब में कहा कि सद्भावना दूतों के स्वागत के लिए देश अब और इंतजार नहीं कर सकता। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे कहा कि दशकों तक उनके खामोश रहने के बाद देश अब उनकी गुर्राहट सुनने का इंतजार कर रहा है। साथ ही उन्होंने चीतों को लेकर आने वाले विशेष विमान की फोटो भी साझा की है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि एससीओ में क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वह संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को उठाएंगे। बैठक में हिस्सा लेने से पहले मोदी की तरफ से जारी बयान में यह बात कही गई है। भारत की तरफ से सदस्य देशों के बीच कारोबार को गति देने, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को बढ़ाने के सुझाव रखे जाएंगे। यह बैठक वर्ष 2019 के बाद पहली बार आमने सामने की हो रही है। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी जैसे नेता हिस्सा लेंगे। मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के आमंत्रण पर इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। मोदी ने कहा कि एससीओ बैठक में मुझे उम्मीद है कि क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा एससीओ के विस्तार और इस संगठन के सदस्यों के बीच सामूहिक हित व सहयोग को बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। उज्बेकिस्तान की अगुवाई में कारोबार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति व पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर कई फैसले हो सकते हैं। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं तो बताता है कि हम एससीओ को कितना महत्व देते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत, ये स्टेटमेंट दिया है सेना प्रमुख मनोज पांडे ने। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि रक्षा के लिए आयातित तकनीक पर निर्भरता ठीक नहीं है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को आउटसोर्सिंग नहीं किया जा सकता है और ना ही बड़े पैमाने पर विदेश से उपकरणों की खरीद पर निर्भर हुआ जा सकता है। नई प्रौद्योगिकियां भविष्य के युद्धों के चरित्र को बदलती नजर आ रही हैं, इसलिए इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता समय की जरूरत है। वे विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागपुर के 20वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर विद्यार्थियों को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित कर रहे थे। सेना प्रमुख ने कहा कि मौजूदा समय में सुरक्षा तकनीकी कौशल पर निर्भर है। कोई भी देश अपनी नवीनतम अत्याधुनिक तकनीक को साझा नहीं करना चाहता है। ऐसे में देश की सुरक्षा दूसरे देशों की उदारता के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज है कि शहरों को कचरा मुक्त करेगी इंडियन स्वच्छता लीग। स्वच्छता के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए इंडियन स्वच्छता लीग का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 17 सितंबर को से 2 अक्टूबर 2022 तक इंडियन स्वच्छता लीग का आयोजन करेगा। देश भर में लाखों उत्साहित युवाओं ने आयोजन में भाग लेने के लिए टीमों का गठन किया है। ये टीमें अपने शहरों को कचरा मुक्त रखने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करेंगी। इस दौरान अंतर शहरी स्वच्छता प्रतियोगिता होगी। बनारस वॉरियर्स, आरा योद्धा, नवी मुंबई इकोनाइट्स, चंडीगढ़ चैलेंजर्स,
इनक्रेडिबल इंदौरीज जैसी टीमों के साथ विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां अभियान में हिस्सा लेंगी। नवी मुंबई इको नाइट्स टीम के कप्तान संगीतकार शंकर महादेवन हैं। इंदौर टीम के इनक्रेडिबल स्वच्छता इंदौरीज का नेतृत्व क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर करेंगे, जबकि चंडीगढ़ चैलेंजर्स की अगुवाई सांसद और अभिनेता किरण खेर करेंगी। ओलंपिक स्वर्ण विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, गायक बी प्रॉक, गोल्फर ज्यूल मिल्खा सिंह की चंडीगढ़ की टीम से जुड़ेंगे। राजनेता, मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर और पार्षद इस आयोजन के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। स्वच्छ अमृत महोत्सव 17 सितंबर को सेना दिवस से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। यह पखवाड़ा कचरा मुक्त शहर बनाने पर केंद्रित होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि रूस के साथ जल्द रुपए से शुरू होगा व्यापार। हालांकि अभी भी जो व्यापार है वो रुपए में ही हो रहा है, क्योंकि जो रूस और यूक्रेन युद्ध है उसकी वजह से जो यूरोपीय देश हैं और अमेरिका ने जो रूस पर प्रतिबंध लगाया है, उसके बाद भारत को डॉलर में रूस से व्यापार करने में मुश्किलें हो रही थी। उसके बाद भारत ने रूस के साथ रुपए में व्यापार करना शुरू किया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने कहा कि केंद्र ने रूस के साथ रुपए में व्यापार बढ़ाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया है। जल्दी इस व्यवस्था को अमल में लाने के लिए रूस अपने बैंक का नाम भी बताएगा। अप्रैल से जुलाई के दौरान रूस को भारत का निर्यात लगभग 1/3 गिर गया, जबकि रियायती रूसी तेल की खरीद बढ़ गई है। एक ही पोर्टल से सड़क, रेल, पोर्ट और हवाई मार्ग से भेज सकेंगे माल। पीएम गति शक्ति की शुरुआत के बाद सरकार अब लॉजिस्टिक पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लागू करने जा रही है। आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नीति को लॉन्च करेंगे और इस पर अमल करेंगे। लॉजिस्टिक लागत को 13% से कम करके 8% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक लागत में 5% तक कमी आएगी। लॉजिस्टिक लागत में मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन, वेयरिंग हाउसिंग, इन्वेंट्री, ऑर्डर प्रोसेसिंग पर होने वाले खर्च शामिल हैं। लॉजिस्टिक लागत कम होने से कारोबार आसान हो जाएगा और वस्तुओं की कुल लागत कम होगी। नेक्स्ट न्यूज है कि ग्रीन ईंधन को बढ़ावा दे ऑटोमोबाइल उद्योग। भारतीय कार कंपनियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें अब हरित ईंधन वाले वाहनों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। वाहन उद्योग के सबसे बड़े संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की सालाना बैठक में भेजे गए संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आज की जरूरत है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हरित वैकल्पिक ईंधनों में आविष्कार पर ऑटोमोबाइल उद्योग ज़्यादा ध्यान दे और साथ ही भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों को हतोत्साहित करना चाहिए। कंपनियों को सेमीकंडक्टर के घरेलू निर्माण को ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। हाल ही में कई कंपनियों के नए वाहनों को ग्राहकों ने हाथों हाथ लिया है। उनकी मदद से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उनकी एक दिन पहले ही इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बैठक हुई है। चलिए नेक्स्ट पेज, इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में है कि अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइल दी तो माना जाएगा युद्ध में शामिल। रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल की आपूर्ति करता है तो उसकी रेड लाइन को पार करने वाली गलती होगी। अमेरिका को युद्ध में शामिल माना जाएगा और इससे टकराव का दायरा बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि रूस का अपने क्षेत्र की रक्षा का अधिकार है जिसे वह पूरी शिद्दत से निभाएगा। अमेरिका इस समय यूक्रेन को 80 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले रॉकेट सिस्टम की आपूर्ति कर रहा है, जबकि यूक्रेन उससे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की मांग कर रहा है। इसी रॉकेट सिस्टम से 300 किलोमीटर तक मार करने वाले बड़े आकार के रॉकेट भी दागे जा सकते हैं, जो मिसाइल का ही एक रूप है। यूक्रेनी सेना के आगे बढ़ने की गति को देखते हुए संकेत मिले हैं कि अमेरिका लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार यूक्रेन को दे सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, आर्थिक संकट में घिरे श्रीलंका की सबसे
बड़ा मददगार बना भारत। घोर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के लिए भारत सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ है। वेराइट रिसर्च फाउंडेशन ने कहा है कि 2022 में अप्रत्याशित राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका को 37.7 करोड़ डॉलर कर्ज देकर भारत ने सबसे बड़े कर्जदाता की भूमिका निभाई है। इसके बाद एशियाई विकास संगठन का नंबर आता है, जिसने 36 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। इस वर्ष करीब 4 अरब डॉलर का वित्तीय समर्थन देने वाला भारत अब नई मदद नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ प्रारंभिक कर्ज समझौता होने के बाद द्वीपीय देश की अस्थिर अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। रणनीतिक विश्लेषण और एशिया में सरकार एवं निजी क्षेत्रों को परामर्श देने वाले कोलंबिया स्थित थिंक टैंक वेराइट रिसर्च ने कहा है कि इस वर्ष पहले 4 महीने के दौरान श्रीलंका को कुल 96.8 करोड़ डॉलर कर्ज मिला है। इसमें से भारत ने 37.7 करोड़ डॉलर का योगदान दिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज स्पोर्ट्स पेज में है कि टेनिस के दिग्गज रोजर फेडरर ने संन्यास ले लिया है। 2 दशक से अधिक समय तक टेनिस रैकेट से तमाम रिकॉर्ड स्थापित करने वाले स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने जब गुरुवार को इस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की तो पूरी दुनिया के साथ भारत के टेनिस प्रशंसक भी दुखी हो गए। स्विस मास्टर अगले सप्ताह लंदन में होने वाले लेवर कप में आखिरी एटीपी टूर्नामेंट खेलेंगे। 41 वर्षीय फेडरर ने 2 दशकों में अपने खेल से टेनिस की दुनिया पर राज किया है। वह पहले ऐसे पुरुष खिलाड़ी बने थे जिनके नाम 20 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड थे। उनके टेनिस रैकेट छोड़ने के फैसले से दुनिया भर के प्रशंसकों को झटका लगा है। फेडरर की सर्विस, फोरहैंड, फुटवर्क और आक्रामक अंदाज टेनिस कोर्ट पर हमेशा याद किया जाएगा। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं राफेल नडाल ने 22, उसके बाद नोवाक जोकोविच ने 21 और फिर रोजर फेडरर ने 20। तो ये आज का यानी 16 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।